नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम नीट 2020 का जो अभी क्वेश्चन पेपर आया था उसको हिंदी में सोल्व करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं या नहीं। तो नीट 2020 हिंदी काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था। बायोलॉजी का तो और सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं है। बायोलॉजी का मैंने देखा, बायोलॉजी का बहुत आसान था। उसमें 12th के थे कुछ क्वेश्चन आधे, और लगभग आधे क्वेश्चन 11वीं के थे। तो हमने 12th के तो अभी थोड़ी बहुत पढ़ ली है, कंप्लीट होने वाली है। तो हम देख लेते हैं हमारे कितने नंबर आते हैं। तो आप बिल्कुल सही सही नीचे कमेंट में आंसर देना कि आपको कितने सही आए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हम जो भी बायोलॉजी की वीडियो डालते रहें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो हम केवल बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन करेंगे, आधा पार्ट करेंगे, आधा पार्ट आपको बाद में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न था, अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। ऑप्शन थे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज या फिर डीएनए हेलिकेज। तो इसका राइट आंसर था आरएनए पॉलीमरेज। ये जो सेकंड आंसर था ये राइट था, आरएनए पॉलीमरेज। जैसा कि हमको पता है कि डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल दिया गया था जिसमें 2 कुंडली थी डीएनए की, अगर हम इनको तोड़ने की बात करते हैं तो इनको तोड़ता कौन है, इनको आरएनए पॉलीमरेज तोड़ता है। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज जगह जगह से इस तरह तोड़ता है। और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, इस डीएनए की लड़ी को यहां से बिल्कुल जो 2 लड़ियां होती हैं उनको एक एक लड़ी में खोल देता है। तो यहां पर यही पूछा था कि इसमें ये पूछा था अनुलेखन के समय, यानी जब डीएनए बढ़ता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अनुवादन होता है, तो उस समय डीएनए की कुंडली को खोलने, ना कि यहाँ पर डीएनए की कुंडली को काटने लिखा है। यहाँ पर लिखा है डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन काम आता है। तो हमको पता है कि जो द्विकुंडली मॉडल दिया गया था उसमें जिसमें डीएनए के 2 कुंडली थे, तो उनको खोलने में जो बीच में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनको तोड़ने का काम कौन करता है, उनको तोड़ने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, ना कि ए। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा ध्यान देना था कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है डीएनए को काटने के लिए, इसमें लिखा हुआ है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के समय जब डीएनए की कुंडली को खोला जाता है तो वो किस मदद से होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा। ऑप्शन है एट्रिकल न्यूट्री कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्ण होना, ये हिलता नहीं है, जे जी कोशिकाओं में, यहाँ पर थोड़ा धुंधला है क्योंकि फोटो खींची हुई है, हेपेरिन का स्त्रावण कम होना, एडीएच के अल्प स्त्रावण से अधिक जल का पुनरावशोषण, एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से Na+ में जल का पुनरावशोषण। तो ये हमने पढ़ लिया है, किसमें पढ़ा है, उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में। ये हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था, मानव उत्सर्जन तंत्र में सेकंड क्वेश्चन हो चुका है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर है 4, यानी जो एल्डोस्टेरोन होता है उसके द्वारा वृक्क नलिकाएं में जो जल है उसका पुनरावशोषण यदि कम हो जाता है, पुनरावशोषण बढ़ जाता है, तो मूत्र वृद्धि रोकने में सहायता होगी। हमने पढ़ लिया है कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ऊपर इसके हमने 2 भाग पढ़े हैं, एक वल्कुट और एक मध्यांश। तो जो वल्कुट भाग होता है उससे हमारा एल्डोस्टेरोन निकलता है, और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो डीसीटी पाई जाती है यानी दूरस्थ कंडलित नलिका पाई जाती है उसकी वॉल में जो Na सोडियम पोटेशियम पंप हैं उनको बढ़ा देता है। सोडियम पोटेशियम पंप जब बढ़ जाते हैं तो सोडियम का अवशोषण ज़्यादा होता है, और सोडियम का अवशोषण होता है, तो यहाँ पर एक बार कट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा, मान लो ये डीसीटी है तो डीसीटी में यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप ज़्यादा बढ़ गए, सोडियम पोटेशियम पंप ज़्यादा बढ़ गए तो सोडियम जो है वो बाहर जाने लग गया। सोडियम जब बाहर जाने लग गया तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन H2O भी जाने लग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम जो है वो एक हाइड्रोफिलिक है यानी जल से प्यार करता है। तो ये सोडियम तो बाहर निकल जाता है, वापस अंदर नहीं आ सकता है। तो हमने पढ़ा था कि जल जो है वो उसके पास चला जाता है, तो जल उसके पास जाएगा तो
हमारी जो मूत्र वृद्धि है उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा था, मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता कौन करेगा? तो मूत्र वृद्धि को रोकने में यानी मूत्र वृद्धि को कम करने में, तो इसका राइट आंसर है एल्डोस्टेरोन। हमने पढ़ लिया है, अधिवृक्क ग्रंथि से वल्कुट भाग से एल्डोस्टेरोन निकलता है। अभी अभी आपने फिर डीसीटी में सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ा देता है, तो जो सोडियम और जल है उनका पुनरावशोषण होगा तो मूत्र वृद्धि रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। ऑप्शन थे युग्मनज बनने के बाद, शुक्राणु और अंडाणु संलयन के समय, अंडोत्सर्ग से पहले या संभोग के समय। तो इसका राइट आंसर है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सेकंड। जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है उस समय जो द्वितीयक अंडक है उसका अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है। तो काफी आसान क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन कब पूर्ण होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु बन जाते हैं, उनके संलयन के समय, यानी वो बिल्कुल बन जाते हैं, तब हमारा जो अर्धसूत्री विभाजन है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्य के विषय में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी में मिलान करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लोहा, सेकंड जिंक, बोरोन और मैग्नीज, यानी इनके कार्य के हिसाब से हमें इनका मिलान करना है। तो लोहा हमें पता है क्या करता है, लोहा हमने पढ़ लिया है, किसमें पढ़ा था? पादप जो तत्व थे उनमें पढ़ लिया है। उसमें हमने जब वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़े थे तब उसमें ये टॉपिक हो चुका है हमारा। लोहा जो है वो क्लोरोफिल और प्रोटीन बनाने में सहायता करता है और उसके साथ ही ऑक्सीकरण में भी सहायता करता है। तो यहाँ पर इसका मिलान कर लेते हैं। लोहा जो है वो क्लोरोफिल बनाने में सहायता करता है और उसके साथ ही जो प्रोटीन है उसको बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर ये पेंसिल्स अच्छे से नहीं चल रही है, अब अच्छे से चलने लग गई है। तो अब हम वापस से कंप्लीट करते हैं इसको तत्व के हिसाब से। तो अभी हमने बात की लोहा यानी फेरस आयन जो है वो क्लोरोफिल निर्माण करने में सहायता करता है और उसके साथ ही ऑक्सीकरण बढ़ाता है। तो ऑक्सीकरण यहाँ पर मेन है। और उसके बाद में जिंक है। जिंक हमको पता है क्या करता है, जो क्लोरोफिल निर्माण होता है उसमें उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्लोरोफिल निर्माण को हम जैव संश्लेषण भी कहते हैं। तो जो जिंक है वो क्या करता है, जैव संश्लेषण में मदद करता है। तो यहां पर हम मिला सकते हैं जिंक को क्लोरोफिल के जैव संकरण के लिए, जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक, क्योंकि यही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जब तक जिंक नहीं होगा जब तक क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो बी में आ जाएगा सी। उसके बाद में सेकंड नंबर, अगर पहले की अगर बात करते हैं लोहा, तो अभी हमने बात की ऑक्सीकरण बढ़ाता है, तो ये मिल जाएगा फोर्थ के साथ, यानी IAA जैव संश्लेषण। तो ये जैव संश्लेषण लिख रखा है IAA, तो इसमें आपको याद रखना है लोहा ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाता है। अगला है बोरोन। बोरोन क्या करता है, अभी हमने पढ़ा जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि बोरोन जो है वो परागकण के अंकुरण में प्रेरित करता है। उसमें क्या करता है, परागकण का जो अंकुरण होता है उसमें वो पानी, यानी जो परागकण स्टिग्मा पर आता है उसको पानी और भोज्य पदार्थ अवशोषित करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रेरित करता है और अंकुरण कराने में मदद करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी का मिल जाएगा, पराग के अंकुरण से। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज जो है क्लोरोफिल जब बनता है, जैव संश्लेषण होता है, तो उसमें जो एंजाइम काम लिए जाते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर उसके साथ ही उसका सेकंड आंसर होता है जल का प्रकाश अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो काफी आसान क्वेश्चन था, 12वीं से उठाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। तो हमें पता है शैवाल जो है वैसे तो हमने 12th में नहीं पढ़ाया है, 11th में हमने पढ़ा दिया है, 11th में हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है, 11th तो चालू ही नहीं की है। तो उसमें 11th में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक हो सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां होती है, वो एक कोशिकीय भी हो सकती हैं, बहुत सारी अलग अलग कोशिकीय हो सकती हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर पूछा है एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है, तो इसमें एक कोशिकीय शैवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी
क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है वो एक कोशिकीय शैवाल है, तो इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन में रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो ये भी हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? C3 चक्र, केल्विन चक्र में पढ़ा है हमने ये। तो ये हमने पढ़ा है इसमें। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश श्वसन में रुबिस्को एंजाइम। जो रुबिस्को एंजाइम होता है C3 चक्र में, वहां पर क्या होता है? जो राइबुलोज, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइबुलोज, R से मतलब राइबुलोज 1,5 डाई वो जो फास्फेट होता है, वो जब क्रिया करके किसका निर्माण करता है? PGA का निर्माण करता है, 3PGA जिसे हम कहते हैं। अगर आपने केल्विन चक्र लगाया है तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी कि रुबिस्को 1,5 डाई फास्फेट जो हमारा केल्विन चक्र का पहला चरण होता है, उसमें यूज लिया जाता है रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पर हम इसको रुबिस्को एंजाइम से लिख देते हैं। रुबिस्को एंजाइम यूज में लिया जाता है, उसके साथ ही क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है वो भी यूज में लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? जो रुबिस्को एंजाइम है इसमें 5 कार्बन होते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाता है, तो 6 कार्बन वाला एक अणु बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 6 कार्बन वाला अणु। लेकिन आपको याद होगा कि हमने वहां पर बताया था कि जो 6 कार्बन वाला अणु बनता है, 6 कार्बन वाला यौगिक बनता है, वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है तो क्या हो जाता है? वो 3PGA में कन्वर्ट हो जाता है और 6 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है, तो ये 2 अणु बना लेते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी उपस्थिति में जो राइबुलोज मोनोफास्फेट, मान लो ये राइबुलोज मोनोडाइफास्फेट है, सॉरी राइबुलोज डाइफास्फेट है, और ये हमारा कार्बन है, तो इसमें 5 और इसमें 1 कार्बन, तो ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो 6 कार्बन वाला बन जाता है। और 6 कार्बन वाला जो अणु होता है वो अस्थायी होता है और वो बदल जाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। 2 अणु बन जाते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अणु 3PGA। तो इसमें देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 अणु वाला कौन सा? 3PGA। 3PGA बनता है और इसके 2 अणु बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। तो ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने केल्विन साइकिल का लगाया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अभी भी नए हैं हमारे चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अगर आपका MBBS नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। ऑप्शन है ऑक्सीनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो अणु हैं, ये हमने कहाँ पर पढ़े थे? ये हमने पढ़े हैं WBC वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें WBC के जो, तो ये WBC में से सारे उदाहरण हैं। तो WBC में हमने पढ़ा है जो न्यूट्रोफिल होते हैं, सॉरी यहाँ पर पेंसिल नहीं यूज ली है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं, न्यूट्रीफिल क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल जीवाणु के कारण जो संक्रमण होता है, जीवाणुओं को भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर C का होगा सेकंड, यानी भक्षण करना। उसके बाद में इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल हमने पढ़ा है, दिखने में तो काफ़ी शांत होते हैं लेकिन काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा किसके साथ? ऐसे कण जिनमें हिस्टामीन पाया जाता है, सॉरी यहाँ पर इसका मिलान होगा विनाशकारी विमोचन एंजाइम। तो हमें पता है इयोसिनोफिल पहले तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पहले जो न्यूट्रोफिल होता है वो कोशिश करता है, यदि उससे नहीं होता है तो इयोसिनोफिल जो है वो आकार बड़ा कर लेता है और विनाशकारी एंजाइम रिलीज करता है, जिससे सारे जो संक्रमण है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका मिलान होगा विनाशकारी एंजाइम के साथ। और फिर लिम्फोसाइट क्या करता है? यहाँ पर लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रक्रिया करता है। उसके बाद में जो बेसोफिल हैं वो क्या करता है? सॉरी यहाँ पर गलत हो गया कुछ। लिम्फोसाइट भक्षण करता है, सॉरी लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरक्षा प्रक्रिया करता है और बेसोफिल जो है वो ऐसे कण होते हैं जिनमें हिस्टामीन होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, पहले में हमने किया है इयोसिनोफिल विनाशकारी एंजाइम, तो यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है पहला, तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी, तो
इयोसिनोफिल है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इयोसिनोफिल में पहले में हमने क्या किया है? विनाशकारी एंजाइम का विमोचन किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ये हमने WBC टॉपिक में पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। ऑप्शन है अपरा, इसमें मिलान करना है। अपरा क्या होता है? हमने पढ़ा है अपरा जो है यानी जो बीजांड आसन होता है जिसमें बीजांड लगा हुआ होता है उसको ही को तो हम अपरा कहते हैं। जो गर्भाशय से पोषण प्राप्त करता है उसको हम अपरा कहते हैं। तो अपरा यहाँ पर मिलान करते हैं किसके साथ? अपरा जो है वो अंडाणु की परत होती है। अंडाणु जो जाइगोट बनता है उसी की परत होती है जो गर्भाशय से लगता है और वहाँ से पोषण प्राप्त करता है। तो ए का हो जाएगा अपरा जो है वो बीजांड या फिर अंडाणु की परत होती है। जोना प्लूसिडा, जोना प्लूसिडा क्या होता है? मानव जरायुज गेनेडोट्रोपिन जो कहाँ से रिलीज होता है? जो हमारी पिट्यूटरी या फिर मास्टर ग्रंथि जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, तो यहाँ पर हम पिट्यूटरी लिख देते हैं। तो पिट्यूटरी से ये गेनेडोट्रोपिन निकलता है। अगर हम इसकी बात करें गेनेडोट्रोपिन में क्या क्या पाया जाता है तो इसमें LH और FSH पाए जाते हैं। तो अगला है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि हमने किस में पढ़ा है? मानव जनन तंत्र में पढ़ा है, उसमें नर जनन तंत्र में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि बल्बोयूरेथ्रल लास्ट में पाई जाती है और वो सीमेन में जो स्नेहक होता है उसका निर्माण करता है। तो इसका आंसर होगा शिशन का स्नेहक या फिर हम इसके कह सकते हैं सीमेन का स्नेहक। अगला है लीडिंग सेल। तो ये भी हमने किस में पढ़ा? नर जनन तंत्र में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि जो लीडिंग सेल होती है वो टेस्ट्रोजन बनाती है। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट्रोजन की कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है एंड्रोजन। तो हमें पता है टेस्ट्रोजन जो है वो एक एंड्रोजन ही होता है। एंड्रोजन, टेस्ट्रोजन को ये एंड्रोजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिल जाएगा पहले से। तो इसमें हम देखते हैं अपरा पहला जो है वो तीसरे से मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला तीसरे से, तो केवल एक ही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? ऑप्शन है परा, यानी इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा होता है जिसमें बाहर तो द्विगुणित होती है, दो पीढ़ी होती है और अंदर एक पीढ़ी होती है यानी n होता है। तो इसमें हमको बताना है कौन कौन से इस तरह के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है पराग कोश के अंदर परागकण। तो हमें पता है परागकण जो होते हैं वो n प्रकार के होते हैं, एक पीढ़ी होती है। उसके बाद में जो पराग कोश है, पराग कोश की अगर हम बात करें तो पराग कोश बाहर कैसे होते हैं? 2n होते हैं। परागकोश 2n होते हैं क्योंकि वो तो उसी पादप का भाग है। तो ये जो पहला आंसर है ये हमारा मिल जाता है। तो यहाँ पर हम पहला आंसर लगा लेते हैं। पहला है वो इसका राइट आंसर है, यानी बाहर जो परागकोश है वो तो द्विगुणित है और उसके अंदर जो परागकण है, परागकण जो निर्मित होते हैं वो अगुणित होते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं एक पीढ़ी। अगला है दो नरयुग्मक और अंकुरित परागकण। तो ये आंसर नहीं है। परागकण भी n होता है और उसके अंदर जो नर युग्मक होते हैं दो जो नर युग्मक होते हैं वो भी n होते हैं। तो ये हमारे सेकंड पार्ट से उठाया गया क्वेश्चन है। अगला है तो इसमें जो सेकंड आंसर है वो नहीं होगा, सेकंड आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फल के अंदर बीज। तो फल कैसा होता है? द्विगुणित होता है क्योंकि जब नर और मादा मिल जाते हैं उनका फ्यूजन हो जाता है तो द्विगुणित बन जाता है। तो फल भी द्विगुणित है और उसके अंदर जो बीज पाया जाता है वो भी द्विगुणित है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम भी इसको लिख देते हैं, ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद में है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो हमें पता है भ्रूणकोश किसका पार्ट है? जहाँ पर मादा जो फूल लगा हुआ है वो कैसा है? द्विगुणित है, क्योंकि हमें पता है जो मेन होती है वो तो द्विगुणित होती है। केवल अगुणित की अगर हम बात करते हैं तो अगुणित कहाँ पर होती है? केवल जो परागकण होते हैं वहां पर, और जो भ्रूणकोश बन जाता, बीजांड बन जाता है वहां पर। तो यहाँ पर लिखा है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो बीजांड जो है वो तो कैसा है? बाहर जो बीजांड है वो कैसा है? पादप का जो जो फूल लगा हुआ है उसी का पार्ट है। तो ये होगा द्विगुणित। और उसके अंदर जो बीजांड भ्रूणकोश पाया जाता है उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था में होता है, ये सभी n होते हैं, एक ही पीढ़ी के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये भी हो जाता है कि इसकी बाहर वाली जो है वो द्विगुणित पाई जाती है और अंदर वाली अगुणित। तो ये आंसर गलत है और डी आंसर सही है। तो इसमें राइट आंसर कौन कौन से हैं? पहला और चौथा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर
पहला और चौथा। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट है, पहला और चौथा। वीडियो काफ़ी बड़े होने वाली है कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, अभी तक केवल 9 क्वेश्चन किए और 20 मिनट हो चुकी है। टाइम तो लगता है क्योंकि समझा भी रहे हैं इसके साथ साथ, वैसे बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं उन पाठ के जो लेक्चर्स हैं वो आप लगा सकते हैं अच्छे समझने के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर विशिष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है, ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये कोशिका द्रव में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं, ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, तो कहाँ गई ये पेंसिल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी ये खाद्य कणों के संग्रहण में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेबिलाई। स्ट्रेबिलाई किसे कहते हैं, शंकु को कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम भी दिया हुआ है शंकु या स्ट्रेबिलाई। तो ये हमारा 12th का क्वेश्चन नहीं है, ये 11th का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है किस में पाया जाता है। ऑप्शन है मार्केसिया में, इक्विसिटम में, साइलेनिया में या टेरिस में। तो हमको पता है जो शंकु या स्ट्राइबिलाई होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख नहीं सकते हैं, टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। वैसे आपको पता ही है टेरिडोफाइटा में जो नर या जो फिर जनन तंत्र होते हैं वो किस रूप में होते हैं, बीजाणुधानी के रूप में होते हैं। और बीजाणुधानी जो होती है उनमें बहुत सारी पाई जाती है और समूह के रूप में पाई जाती है, ऐसे अलग अलग नहीं पाई जाती हैं, समूह के रूप में पाई जाती हैं। और उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, उस पूरे समूह को हम शंकु या स्ट्रेबिलाई कहते हैं। तो आपको यही बताना है जो टेरिडोफाइटा है वो इनमें से कौन सा है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा है, वैसे इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, क्योंकि शंकु और जो स्ट्रेबिलाई होती है वो टेरिडोफाइटा में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है इक्विसिटम जो है वो एक टेरिडोफाइटा है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1987 में मार्कियंट प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शन थे हरित गृह गैसों को छोड़ना, ई वेस्ट का निपटारण, एक देश से दूसरे देश से आनुवांशिक रूपांतरित जीव के परिवहन के लिए, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पता है जो 1987 में हुआ था ये जो सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था, मार्कियंट प्रोटोकॉल। ये जो मार्कियंट प्रोटोकॉल था ये 1987 में हुआ था। और कहाँ पर नहीं, सॉरी, किस सम्मेलन की बात कर रहे हैं, वियना सम्मेलन। तो ये भी नाम पूछ सकता था, वियना सम्मेलन। तो 1987 में जो वियना सम्मेलन था उसमें मार्कियंट प्रोटोकॉल रखा गया था। उसके अंतर्गत क्या था कि ओजोन को जो क्षति पहुंचाते हैं उन पदार्थों का उत्सर्जन में जो नियंत्रण है वो किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। थ्योरेटिकल टॉपिक था काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है एडेनिन 3। तो इसमें सीधा सीधा वैसे बता देते हैं, जो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। जो एडेनिन है वो 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है थाइमिन के साथ। अगला है एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ युग्मक ही नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ 2 बंध बनाता है। अगला क्वेश्चन है एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ 1 बंध बनाता है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया है कि जो 80 होता है एडेनिन, ये क्या हो गया, एडेनिन और थाइमिन होता है, उनके मध्य 2 बंध पाए जाते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसमें बता भी देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इधर मैं थोड़ा अणुओं की संरचना बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध हैं वो पाए जाते हैं। तो मान लो यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर हमारा थाइमिन है। वैसे ये हमारा आनुवंशिकता का टॉपिक 12th में नहीं आया है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एडेनिन का अणु बनाऊंगा और इधर थाइमिन का। तो एडेनिन का जो अणु होता है उसमें जो रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है ये कुछ इस तरह की पाई जाती है, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है। इसके बीच में नाइट्रोजन पाया जाता है। और थाइमिन का जो NH समूह होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ ये बंध बनाकर रखता है। तो एक हाइड्रोजन बंध तो दूसरे कलर में दर्शा देते हैं, एक हाइड्रोजन बंध तो यहाँ पर होता है। और अगर हम दूसरे हाइड्रोजन बंध की बात करें और दूसरा हाइड्रोजन की बात करें तो एडेनिन का जो NH समूह होता है वो जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन समूह से।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध को दूसरे कलर में दर्शा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बंध पाए जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया 2 हाइड्रोजन बंध इस तरह से होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बंध है। और ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो उनकी अणु की संरचना भी बनाकर समझा देते हैं। ओके, ये समझ में आ गया कि एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध कैसे पाए जाते हैं। वैसे इसका असली जो अणु है वो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। वैसे मुझे इतना ही पता है कि NH जो होता है एडेनिन में वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, और थाइमिन में जो N होता है वो एडेनिन के NH समूह से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है बीजांड का पिंड बीजांड व्रंत से कहाँ संलयित होता है। तो ये भी हमारे जो फर्स्ट सेकंड कौन सा था उससे रिलेटेड है। ऑप्शन है बीजांड काय से, निभाग से, नाभिका से या बीजांड द्वार से। तो काफी आसान क्वेश्चन है कि जो सीधा सा पूछ रहा है कि जो बीजांड है, बीज का जो बीजांड है वो बीजांड व्रंत से कहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। हमने पढ़ लिया, यहाँ पर मान लो ये बीजांड है हमारा, इसके बीच में जो बीजांड पिंड है वो स्थित होता है, बीजांड पिंड स्थित होता है। और ये पूछ रहा है बीजांड और बीजांड पिंड जो होते हैं वो बीजांड व्रंत से जुड़े हुए होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पर जुड़ा होता है। बीजांड काय की तरफ जुड़ा हुआ होता है, निभाग से जुड़ा हुआ होता है, नाभिका से जुड़ा हुआ होता है या बीजांड द्वार से स्थित होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाभिका। तो यहाँ से ये हो गया हमारा बीजांड व्रंत और ऊपर का हमारा बीजांड पिंड हो गया। तो ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पर जो नाभिका पाई जाती है उससे जुड़े होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाभिका। अगला क्वेश्चन है एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पैलिड्रोम अनुक्रम, सिंड्रोम या पहचान साइट, चेन युक्त मार्कर या फिर ओरी साइट। तो इसका राइट आंसर होगा ओरी साइट। तो ये केवल इसमें परिभाषा पूछ रहा है कि उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ओरी साइट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में गलत कथन को पहचानिए। यानी प्रतिबंधन एंजाइम है उसके बारे में क्या गलत कथन है। तो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है कि जो डीएनए प्रतिबंधन है या प्रतिबंधन एंजाइम है उसके बारे में गलत कथन कौन सा है। 3 कथन सही है, 1 गलत कौन सा है। तो ऑप्शन है ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है, चिपचिपे। तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इनके सभी के आंसर मैंने यहाँ पर पढ़ लिए हैं इसके आंसर। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में गलत कथन को पहचानना है, गलत कथन कौन सा होता है। तो हमें पता है कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हमें पता है जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए की जो लड़ी होती है, यहाँ पर डीएनए की लड़ी है उनको काटने का काम करता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रतिबंधन एंजाइम का गलत कथन कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है कि हम डीएनए को काट काट कर कोई दूसरा डीएनए लगाकर उसमें जोड़कर वो गुण वहां पर ला सकते हैं। तो ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में बिल्कुल उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं। बिल्कुल कार्य करते हैं। जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो डीएनए की लड़ी जो होती है उसकी लंबाई देख लेते हैं और उसमें जो पैलियोंड्रोम अनुक्रम है वहां से उसको काट देते हैं। अगला है लास्ट वाला, ये डीएनए की लड़ी को पैलियोंड्रोम स्थल से काटते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो सारे ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि जो
चिपचिपे सिरे होते हैं डीएनए के, वो लाइगेज द्वारा नहीं जोड़े जाते। लाइगेज द्वारा जोड़े तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में, ना कि ये पूछ रहा है किसी भी एंजाइम के विषय में, ये पूछ रहा है। यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरा कथन भी वैसे सही है कि लाइगेज एंजाइम जो है वो डीएनए को जोड़ता है, डीएनए की लड़ियों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये जो डीएनए लाइगेज है वो प्रतिबंधन एंजाइम से रिलेटेड नहीं है। और यहाँ पर यही पूछा है कि प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में, उन्हीं के विषय में होना चाहिए ऑप्शन। तो ये जो दूसरा आंसर ऑप्शन है वो इस विषय के अंतर्गत नहीं है। ये दूसरा चला जाता है डीएनए लाइगेज, और यहाँ पर केवल डीएनए प्रतिबंधन एंजाइम पूछ रहा है, और डीएनए प्रतिबंधन केवल डीएनए को काटता है ना कि जोड़ता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाता है और गलत कथन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ें ग्रंथियों में नाइट्रोजिनेसिस द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं। तो ये हम सभी को पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजिनेस होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जैसे जो लेग्यूमिनेसी कुल में जो राइजोबियम पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें जो एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है वो नाइट्रोजिनेस होता है। और यहाँ पर यही पूछ रहा है कि नाइट्रोजिनेस में जो क्रिया होती है, यानी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीव हैं वो क्रिया करते हैं, तो अंतिम उत्पाद क्या मिलता है। तो ऑप्शन आपके सामने अमोनिया और ऑक्सीजन, अमोनिया और हाइड्रोजन, केवल अमोनिया, केवल नाइट्रेट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रेट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये मान लो नाइट्रोजिनेसिस है, नाइट्रोजिनेसिस एंजाइम है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है N2 है, N2 गैस है, उसको बदल दिया जाता है किसमें, सॉरी किससे, नाइट्रोजिनेसिस से। तो इसमें ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसको जब स्थिरीकरण किया जाता है तो वो नाइट्रोजन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है अंतिम उत्पाद कौन सा बचता है। तो इसमें अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, इसमें अंतिम उत्पाद होता है अमोनिया और उसके साथ हाइड्रोजन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, अमोनिया और हाइड्रोजन वाला सेकंड। वैसे ही अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है तो मेरे को भी थोड़ा कम ही लगता है अमोनिया और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लाविस्ट कौन कहाँ से सुगम करता है। तो ये हमने पढ़ा दिया है। PS1 प्रकाश जो तंत्र है, पहला प्रकाश तंत्र सेकंड, तो ये सारे हमने पढ़ा दिए हैं। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट बायोगुरु, तो आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रकाश तंत्र जो सेकंड होता है CYTFB मिश्रण में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्राफ्ट पुटक से अंडाशय का मोचन यानी अंडोत्सर्ग करेगा। तो ये हमने मादा जनन तंत्र में पढ़ाया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ओवम बनता है वो किस में बनता है, जो अंडाशय होते हैं, ओवरी होते हैं, उनमें बनता है अंडाशय। लेकिन वहाँ पर आवश्यकता किसकी होती है, LH की आवश्यकता होती है, और उसके साथ ही जो FSH होता है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो LH और FSH की आवश्यकता होती है वहाँ पर। तो इसमें पूछ रहा है अंडोत्सर्ग कौन करेगा, तो अंडोत्सर्ग करने में ये सहायता नहीं करते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है, मान लो ये एस्ट्रोजन है, ये जब इसके पास जाता है, जब ये ओवम डेवलप होता रहता है तो एस्ट्रोजन जब जाता है तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट जो ओवम है, डेवलप्ड ओवम है, वो बन जाता है। और डेवलप्ड ओवम जो है वो कहाँ पर आ जाता है, अंडवाहिनी में आ जाता है। तो जो अंडवाहिनी में आने की प्रोसेस है, हमने क्या पढ़ा
हमने पढ़ा कि जो डेवलप्ड ओवम जब अंडवाहिनी में जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड का विमोचन, या फिर हम कह सकते हैं अंड उत्सर्ग। तो यहाँ पर यही पूछा है कि अंडोत्सर्ग कौन करवाएगा, तो इसमें पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। एलएच अंडोत्सर्ग नहीं करवाता है, एलएच तो उसको डेवलप कराता है। सेकंड ऑप्शन है एफएसएच की निम्न सांद्रता, एफएसएच भी नहीं करवाता है, एफएसएच भी उसको डेवलपमेंट कराने में काम आता है। तीसरा है एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन की जो उच्च सांद्रता होती है उसी के कारण जो डेवलप्ड ओवम है वो अंडवाहिनी में आता है, और उसी को हम कहते हैं अंडाणु का विमोचन या अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन यानी अनुवादन या फिर स्थानांतरण की पहली क्रिया, पहली अवस्था कौन सी होती है। तो इसमें पहली अवस्था कौन सी होती है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वैसे अभी तक हमने ये पढ़ाया नहीं है डीएनए आरएनए का टॉपिक, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पहला ऑप्शन है वो राइट होता है, टीआरएनए का एमिलिनेशन होता है। तो हमारा जो ट्रांसलेशन या अनुवादन है या स्थानांतरण है वो शुरू होने लग जाता है, यानी टीआरएनए का एमिलिनेशन उसकी प्रथम अवस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि तने के आधार से, तने के नीचे से जो जड़ें उत्पन्न होती है उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है अस्तंभ जड़ें, पार्श्व जड़ें, झकड़ा जड़ें या फिर प्राथमिक जड़ें। तो जो नीचे से निकलती है, आधार से निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो। ऑप्शन है वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने से होती है। अगला है वायु कूपिका में कम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। अगला है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब में संबंधित होती है। अगला है CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बनने वाली O2 में बाधा डालता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है वायु कूपिका में H+ की सांद्रता, उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायता होती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यहाँ पर H भी लिख रहे हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, उसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बनता है, इसमें लिखा हुआ है H+ की उच्च सांद्रता, यानी H+ जब ज़्यादा होंगे, जैसे H+ बहुत ज़्यादा है तो जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन से तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। वो बल्कि उल्टा जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस होता है और हमारा जो O2 होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा और बनेगी, सॉरी ज़्यादा नहीं बनेगी, यहाँ पर लिख रखा है कि H+ की उच्च सांद्रता है, यानी H+ जब ज़्यादा होंगे तो जब हमारा O2 है, O2 माइनस है, तो यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, माइनस है तो इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इसके साथ जब जुड़ने की कोशिश करेगा तो जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कम बनेगा, और यहाँ पर उल्टा कह रहा है कि बनने में सहायक होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही गलत है, और हम अगले ऑप्शन भी देखते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। अगला है वायु कूपिका में कम CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। जब CO2 कम होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी कूपिका में, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो भी ज़्यादा बनेगा। तो ये आंसर, ये ऑप्शन राइट है। अगला है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता मुख्यतः CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है, बिल्कुल सही बात है। जब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता, यानी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होगा, मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा बनेगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनने में सहायता करती है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। अगला है CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बनने वाली CO2 में बाधा डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। CO2 का जब आंशिक दाब ज़्यादा होगा, यानी CO2 ज़्यादा है, CO2 मान लो ज़्यादा है और हमारा जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कम बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर
3 तो सही है और ये जो पहला है ये हमारा गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो यहाँ पर गलत कथन को पहचानो तो ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस में, ये हमने पढ़ा दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, पूरी एक वीडियो दे रखी है आपको, समझ सकते हैं उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस में होता क्या है। इसमें लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों में को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस में जो हमने पढ़ा है उसमें जो डीएनए होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की ओर भागता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसके अंदर बीच में डीएनए रखा हुआ है, तो जो डीएनए के छोटे छोटे खंड बने हैं, कोई बड़ा बना है, कोई छोटा बना है, कोई उससे भी छोटा बना है, तो ये छोटे साइज के हिसाब से और उनके भार के हिसाब से वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और इधर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। जो आप नीचे प्लेट देख रहे हो, ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट में हम बता रहे हैं कि इसमें इधर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे जो डीएनए है तो यहाँ पर अलग कलर से दर्शाते हैं, वापस बंद करते हैं इसको, जैसे नीचे बनाते हैं हम। तो इसमें ये तो हो गई हमारी, नीचे हम प्लेट रख लेते हैं इसमें इधर तो हम पॉजिटिव दे देते हैं और इधर हम नेगेटिव दे देते हैं। वो कट गया, इधर हम पॉजिटिव दे देते हैं और इधर हम पॉजिटिव और इधर हम नेगेटिव दे देते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर एक रखते हैं प्लेट, इसके अंदर डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं। जैसे खंड किससे बनाए जाएं, इसके अंदर खंड है, जितने हिसाब से बड़े कण हैं तो बड़े, छोटे कण हैं तो छोटे, उसके हिसाब से छोटे होते होते इस तरह से होते हैं। तो ये जो डीएनए की खंड दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो ये जो डीएनए इधर भागने की कोशिश करेंगे, और जो डीएनए का बड़ा खंड है जो आकार में बड़ा है और भारी है वो तो पीछे रह जाता है जैसे आप देख रहे हो, और यहाँ पर छोटा है वो सबसे आगे पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से ये बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए हमको करना क्या होता है, इसके लिए हमें इस पर एक सॉल्यूशन डालना होता है, उसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड डाल देते हैं और इस पूरी प्लेट के ऊपर यहाँ पर हम क्या डालते हैं, यूवी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो डालते हैं, तो हमें ये दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, पेन वही यूज ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 सही है। एथिलियम ब्रोमाइड डालते हैं, एथिलियम ब्रोमाइड डालते हैं और यूवी किरण जब प्रोवाइड करते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण प्रोवाइड करते हैं, तो हमें वो डीएनए दिखाई देते हैं। तो अगर आपको जेल इलेक्ट्रोलाइसिस समझना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, डाली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है। तो ये हमने पाचन तंत्र में पढ़ा है। इंटेरोकाइनेज जो अग्नाशय से रिलीज होता है, यहाँ पर हमारा अग्नाशय है, मान लो ये हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से ये जो एंटेरोकाइनेज है ये निकलता है। अब ये एंटेरोकाइनेज यहाँ पर कह रहा है कि सहायता क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जब आमाशय के अंदर जब वो आता है, भोजन आता है, तो वहाँ पर जो ट्रिप्सिन है वो अपना एक्ट करने लग जाता है, लेकिन वो जो ट्रिप्सिन होता है वो पहले ट्रिप्सिनोजन में बदल रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रिप्सिनोजन। ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये आमाशय में पहले से पाया जाएगा, और ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये निष्क्रिय है अभी। अब इसको सक्रिय कौन करेगा, इसको सक्रिय करेगा हमारा एंटेरोकाइनेज। तो ये आपको समझ में आया कि जब ट्रिप्सिन यानी भोजन आता है तो ट्रिप्सिन अपना एक्ट करने लग जाता है, लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो पहले से नहीं पाया जाता है हमारे आमाशय में। जब भोजन आता है तो एंटेरोकाइनेज जो है वो अग्नाशय से आता है, और ट्रिप्सिन जो है यहाँ पर मान लें ट्रिप्सिन है, सॉरी ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में बदल देता है, ये ट्रिप्सिन में बदल जाता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पर यही पूछा है एंटेरोकाइनेज करता क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया। ऑप्शन है बावेरी, मॉर्गन, मेंडल या फिर स्टर्न। तो इसमें आपको पता होगा कि जो वंशागति के सिद्धांत हैं वो दिए थे मेंडल ने, और यहाँ पर पूछा है लेकिन उन्होंने प्रायोगिक तौर पर नहीं किया था, प्रयोग करके नहीं सिद्ध किया था। प्रयोग करके सिद्ध किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मॉर्गन।
अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी पाई जाती है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, 11वीं में आया था। इसमें सेकंड ऑप्शन होगा 7 मिलियन यानी 70 लाख। तो ये आपको याद रखना है, मिलियन का मतलब 1 लाख, सॉरी 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, जीवों में उनके जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर सुमेल करना है कि किसके अंतर्गत क्या आएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है बेसिलस थ्यूरेंजिस। तो यहाँ पर पेंसिल नहीं चल रही है, पेंसिल, बेसिलस थ्यूरेंजिस। तो बेसिलस थ्यूरेंजिस जो होती है वो हमने पढ़ लिया किस में काम आती है, जो कपास में बीटी कपास होती है उसमें काम आता है, और वहां पर ये काम क्या आता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 4th से। तो ये हमने समझा रखा है, अगर आपको ये समझना है कैसे काम करता है, क्या होता है इसके अंदर, तो आप हमारे तो यूट्यूब पे डालिए बीटी कपास बायोग्रू, तो आपको सामने खुल जाएगा। अगला है थर्मल इंक्यूबेटिव। तो यहाँ पर ये पेंसिल कुछ गड़बड़ कर जाती है, कई कई बार अपने आप चलने लग जाती है। पहला ऑप्शन था बेसिलस थ्यूरेंजिस, तो ये यहाँ पर क्राई प्रोटीन बना लेता है, क्राई प्रोटीन होता है। अगला है थर्मस इंक्वेजेटिव, तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज, यानी थर्मल इंक्यूबेटिव जो होता है, जो गर्म करके डीएनए को काटा जाता है, तो वो कौन करता है, थर्मल इंक्वेजेटिव। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज। अगला है एग्रोबैक्टीरियम। तो हमें पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूसिफेरम, ये भी हमने एक वीडियो बना रखी है। तो इसका राइट आंसर है क्लोनिंग वेक्टर होता है ये, और ये लिख रखा है सोमिनिया वेसिटाइब्रम। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम आर, ये क्योंकि यही बचा है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, और उसके बाद में पहले में चौथा और दूसरे में तीसरा, केवल राइट आंसर 4 है। अगला है अंतरावस्था की जीवन अवस्था यानी गैप अवस्था में के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है कोशिका उपापचय सक्रिय होती है और वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। अगला है केंद्रक विभाजन होता है, डीएनए संश्लेषण में क्या प्रतिकरण होता है, सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है। तो इसमें आप समझिए, वैसे हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है कोशिका विभाजन, तो ये भी जल्दी पढ़ा देंगे। तो कोशिका विभाजन में हमने पढ़ लिया सबसे पहले, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जीवन फेज आता है। जीवन फेज में क्या होता है, जो सामान्य कोशिका होती है वो बड़ी होने लग जाती है और वृद्धि करती है बहुत सारी। इसमें इस वाली जो अवस्था होती है, इसमें जो इसके अंदर केंद्रक है उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाहर की जो कोशिका है वो अपना आकार बढ़ा लेती है, उसके बाद में धीरे धीरे ये केंद्रक टूटने लग जाता है, केंद्रक विभाजित होने लग जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें डीएनए, फिर उसके बाद में क्या होता है, जो केंद्रक है वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है और केंद्रक के 2 भाग हो जाते हैं। उसके बाद में कोशिका भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में जो पहली अवस्था है कि जो कोशिका है वो बड़ी हो जाती है, अपना आकार बड़ा कर लेती है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीवन अवस्था कहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है आंसर। इसमें अंतरावस्था की जीवन अवस्था के बारे में सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि करती है, बिल्कुल सही बात, अभी हमने पढ़ा कोशिका वृद्धि करती है लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती है। तो ये यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही राइट हो जाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारा 11वीं का क्वेश्चन है। वायराइड्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। तो अगर आपको ये सारे अभी तक हमने 28 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अगर एक सप्ताह में इस वीडियो के 1000 लाइक हो जाते हैं, 1000 लाइक हो जाते हैं और 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, तो हम इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही लेकर आएंगे, यानी जो 45 क्वेश्चन रहे हुए हैं वो जल्दी लेकर आएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है 28 क्वेश्चन अभी तक, तो अभी और भी समझेंगे 45 क्वेश्चन पूरे। इसमें 29वां क्वेश्चन है वायराइड्स के विषय में। तुम्हें पता है वायरस और वायराइड्स हमने 11वीं में पढ़े थे। वायरस क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो प्रोटीन के आवरण से घिरे होते हैं। दोबारा सुने, प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं हम? डीएनए या आरएनए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वायरस। तो वायरस में क्या होता है?
प्रोटीन होता है बाहर, और अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका जो आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं वायरस। और वायराइड्स, अगला जो है वायराइड्स, वायराइड्स हम किसको कहते हैं, वायराइड्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वायराइड्स। तो वायराइड्स हम किसको कहते हैं, ये हमने 11वीं में पढ़ा है। इसमें केवल आरएनए पाया जाता है स्वतंत्र रूप से, और ना ही बाहर कोई आवरण होता है प्रोटीन का। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए इसका, ये होता क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, ये क्या होता है, केवल आरएनए होता है, डीएनए नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए वायराइड्स के विषय में, सबसे पहले इसमें प्रोटीन आवरण के साथ प्रोटीन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला है इसमें प्रोटीन आवरण के बिना, हाँ प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र डीएनए, डीएनए नहीं पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। उसके बाद में अगला है इसमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन आवरण नहीं होता है, तो ये भी गलत है। अगला है इसमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, तो ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। तो ये जो पादप की अनुप्रस्थ काट है, ये हमारे 11वीं में क्वेश्चन आया था नीट का। अब की बार जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर है वो काफी आसान था, बिल्कुल आसान था। आधे क्वेश्चन 11वीं से, आधे क्वेश्चन 12वीं से, और कुछ नहीं आया था। तो ये 11वीं का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है कि हम एक तने, कोई भी तना ले लेते हैं, उसमें हमने अनुप्रस्थ काट ले ली। अब अनुप्रस्थ काट में ये कंडीशन दे रहा है कि क्या क्या कंडीशन है। अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल, यानी संवहन बंडल जो हैं वो बहुत सारे होते हैं और संख्या में बिखरे हुए होते हैं, ये कोई व्यवस्थित नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अगला है स्पष्ट बहुत मृदुत तक, बहुत सारे मृदुत तक होते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ऐसा किसमें होता है, एक बीजपत्री में, और ये भी हमारा एक बीजपत्री में होता है। तो और आगे देख लेते हैं संयुग्ध में अवर्धी संवहन मंडल, तो ये भी इसका किसका होता है, एक बीजपत्री का ही होता है। तो अभी तक तो एक बीजपत्री लग रहा है। अगला है पोषवाह ऊतक का अभाव, तो ये तो बिल्कुल राइट है कि हमारा एक बीजपत्री तना है, क्योंकि जो द्विबीजपत्री पादप है उसमें पोषवाह मृदुतक जरूर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं एक बीजपत्री तने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक बीजपत्री तने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एस.एल. मिलर ने अपने उपयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण लिया था और किसके मिश्रण कर अमीनो अम्ल बनाया था। तो जो ओपेरिन था, उसने कुछ केमिकल बताया था कि इस तरह से ये हुआ था और जीवन की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उसको प्रयोग करके नहीं बताया था। प्रयोग करके किसने बताया था, मिलर ने बताया था। तो यहाँ पर यही पूछा है, ये 11वीं का क्वेश्चन है। मिलर ने अपने जो फ्लास्क लिया था जिसमें वो जो केमिकल बताए, उनका जो रिएक्शन है और कंडीशन है वो सारी अप्लाई की और फिर देखा कि अमीनो अम्ल बन गया है। तो उस प्रयोग में क्या क्या उपयोग लिया था, ये ऑप्शन है। तो इसमें उसने क्या लिया था, सबसे पहले तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देख लेते हैं 800 डिग्री सेल्सियस 2 में पाया जाता है, यानी तीसरे और चौथे में से ही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद में उसने CH4 मीथेन गैस ली थी। तो यहाँ पर मीथेन गैस देखते हैं, मीथेन गैस केवल तीसरे में है। उसके बाद हाइड्रोजन और अमोनिया ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन तीनों ली, और उसके बाद में जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेल्सियस किया। तो हमारा जो एमिनो अम्ल है वो बन गया है। जलवाष्प भी ली थी उसमें। तो जलवाष्प को सभी पता है, सभी को पता है जलवाष्प होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए, यानी ऐसा अमीनो अम्ल जो क्षारीय होता है। तो ये तो हमने पढ़ा दिया है क्षारीय अमीनो अम्ल, तो इसका राइट आंसर है लाइसिन। वैसे अगर हम बात करें कि क्षारीय अमीनो अम्ल की, तो क्षारीय अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, लाइसिन होता है और एक और आर्जिनिन होता है। तो ये अगर, तो आर्जिनिन भी आपको याद रखना है, ये भी आ सकता था, लाइसिन और आर्जिनिन। आर्जिनिन और लाइसिन क्षारीय के होते हैं क्योंकि इनमें जो NH2 समूह है वो ज़्यादा पाया जाता है, अतिरिक्त पाया जाता है। और यहाँ पर पूछा है कि क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा होता है। अगर यहाँ पर पूछता क्षारीय प्रोटीन कौन सा होता है, क्षारीय प्रोटीन, ध्यान से सुनिए, क्षारीय प्रोटीन। और अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो
जो क्षारीय एमिनो अम्ल हैं वही बहुत सारे मिल जाएं, और क्षारीय अमीनो अम्ल मिल जाए, और क्षारीय अमीनो अम्ल मिल जाए, इस तरह से 50 से ज़्यादा क्षारीय अम्ल मिलते ही वो बनाएंगे, जो उसको हम कहेंगे प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन कौन सा होगा, वो प्रोटीन होगा हिस्टीन। तो हमारे जो लाइसिन और अर्जिनिन है वो आपस में मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन भी कैसा होता है, क्षारीय ही होता है, क्योंकि क्षारीय ही अमीनो अम्ल है और क्षारीय मिलकर बनाएंगे तो क्षारीय ही होगा। तो जो प्रोटीन क्षारीय बनेगा उसे हम कहते हैं हिस्टीन। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर है हिस्टीन, जो लाइसिन और अर्जिनिन के द्वारा बनता है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 54 मिनट की हो गई है, क्योंकि थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है ताकि अच्छा अगली बार ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छी से कर सकें। वैसे अगली बार ये नीट में आएंगे नहीं, वैसे और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए तैयार हो जाएं तो बताना थोड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लगभग 55 मिनट की हो गई है, तो कोई बात नहीं, हमें तो नॉलेज चाहिए, 55 मिनट हो चाहे 50 मिनट। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका क्षेत्र में हिम अंधता किसके कारण होती है। अंटार्कटिका क्षेत्र में जो हिम के कारण हमारी आंखें खराब होती हैं वो क्यों होती हैं। ऑप्शन है, हिम से प्रकाश का उच्च परावर्तन, अवरक्त किरणों द्वारा रेटिना में क्षति, निम्न ताप द्वारा आंखों में द्रव के जमने के कारण, यूवी बी किरण के उच्च मात्रा के कारण कोर्निया का शोध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, यानी यूवी जो किरणें होती है। हमें पता है अंटार्कटिका क्षेत्र है, वहां पर जो ओजोन लेयर है, ऊपर वायुमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमें यूवी प्रकाश किरणों से बचाती है। तो वहां पर जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो रहा है, और उस होल में से जो यूवी प्रकाश किरणें हैं, यूवी विकिरण है, वो आती हैं, और हमारी जो कोर्निया है उसमें शोथ रोग उत्पन्न करता है। इसके कारण हिम अंधता होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था G0 कहते हैं, कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत होती है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन का क्वेश्चन है। तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, हमें पता है सबसे पहले कोशिका बड़ी होती है, G1 फेज होता है। उसके बाद में जो DNA है उसका संश्लेषण प्रारंभ होता है। तो उसके बाद में कौन सी प्रक्रिया आती है, S फेज आता है। S फेज के बाद में दोबारा से जो कोशिकांग है, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, कोशिका की उपापचय क्रिया बढ़ी, कोशिका की वृद्धि हुई, अब संश्लेषण होने लग गया DNA का, DNA जो है वो बढ़ने लग गया और टूट गया। उसके बाद में क्या हुआ, जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है वो भी अलग अलग बनने लग गए, टूटने लग गए, यानी G2 फेज आ गया। और G2 फेज के बाद में जब पूरा कोशिका विभाजन हो जाता है तो जो कोशिका होती है वो दो पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है। तो जो कोशिकाओं का विभाजन है उसको हम कहते हैं एम फेज। एम फेज के बाद में जो कोशिका है, यहाँ पर तो एक कोशिका होती है इससे पहले, और फिर दो कोशिका में टूट जाती है, दो पुत्री कोशिका बना लेती है। अब दो पुत्री कोशिका के बाद में क्या होता है, फिर से उन पुत्री कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन है वो वापस से शुरू हो जाता है, G1 फेज चालू हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ जो कोशिकाएं होती हैं वो क्रिया नहीं करती हैं। जैसे दो कोशिकाएं बनी, अब एक कोशिका, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो आगे ये विभाजन नहीं करती हैं, वो सीधे रहती हैं, और दूसरी कोशिकाएं हैं वो वापस से इस प्रक्रिया को दोहराती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पर ये जो कोशिका क्रिया दर्शा रही है, ये वाली जो प्रक्रिया है, यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी, तो इसको हम कहते हैं G0, यानी जो कोशिका है वो शांत अवस्था में गई है, वो अभी विभाजन नहीं कर रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिसे शांत अवस्था कहते हैं। अभी अभी मैंने जो लास्ट कोशिका बनाई थी वो शांत अवस्था G0 में चली गई थी। तो ये पूछ रहा है यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है। तो अभी हमने पढ़ा M, जब कोशिका विभाजन जब टूट जाता है, कोशिका विभाजन पूर्ण होता है, दो पुत्री कोशिका में बदल जाता है, और यहाँ पर G0 फेज आती है। तो ये कोशिका के विभाजन किसके पहले होता है, M फेज के पहले होता है, M अवस्था के पहले होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C, यानी M अवस्था। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अफ्रीका का जो अमेज़न जंगल है वही हमारी अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है, क्योंकि जाति जो भी मानव जाति है उसका उद्भवन भी वहीं से हुआ है। तो जो अमेज़न का जंगल है वो उसमें काफ़ी जाति विविधता पाई जाती है, काफ़ी जातियाँ पाई जाती हैं। तो अभी केवल हमारे 10 क्वेश्चन रह रहे हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आपको नीट का पेपर हिंदी में नहीं मिल रहा है, ये जो जिस PDF में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन है, रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होती है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है। रस दारू जो होती है वो सबसे भीतरी द्वितीयक दारू नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन, अगर आपको रस दारू के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है भीतरी सबसे भीतरी द्वितीयक दारू। तो इस शब्द को पकड़िए, सबसे भीतरी द्वितीयक दारू, यानी जो द्वितीयक लकड़ी है, द्वितीयक लकड़ी है वो भीतर नहीं पाई जाती है, बाहर पाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पर इसको वापस से मिटा रहा हूँ, जैसे ये हमने अनुप्रस्थ काट ले ली, अनुप्रस्थ काट में लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो द्वितीयक दारू होती है वो सबसे भीतर नहीं पाई जाती है, सबसे बाहर पाई जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे हल्के रंग की भी होती है, और बाहर की जो साइड पाई जाती है वो, यदि आपने कहीं पेड़ कटता हुआ देखा हो तो बाहर जो है वो हल्के रंग की होती है और धीरे धीरे गहरे रंग की होती बीच में लाल या काले रंग की हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बाहर पाई जाती है, सॉरी सबसे अंदर पाई जाती है और हल्के रंग की होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, बीच में जो है वो गहरे रंग की होती है, ना कि हल्के रंग की। हल्के रंग की तो बाहर की होती है। तो यहाँ पर अगला है, रेनिन टेनिन जमा होने के कारण अंत्यकाष्ठ, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है, अंत्यकाष्ठ जल का चालन नहीं करती है, बिल्कुल सही है। अगला है, रस दारू जड़ से पत्ती तक चालन में, और सही है बिल्कुल, रस दारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिज चालन की मदद करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन मास की संरचना होती है। फ्लोरिडियन मास की संरचना कैसी होती है, किस तरह की होती है, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन है मेलाटिन और एलेजिन, लेमिनेरिन, सेलुलोज, मांड सेलुलोज, एमाइलिन या ग्लूकोलाइड। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें कुछ बताने का है नहीं। फ्लोरिडियन माड की संरचना जो होती है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का गुण नहीं है? यानी आपको बताना है कौन सा गुण जीवों का गुण नहीं है, सजीव गुण नहीं है। ऑप्शन है, मृत्यु दर, मृत्यु दर सही है। जाति परस्पर क्रिया नहीं है। लिंग अनुपात, जन्म दर, ये तीनों जो क्रियाएं हैं ये कौन सी हैं? जीव संख्या की क्रियाएं हैं, जीव संख्या की। तो यहाँ पर यही लिखा है जीव संख्या का गुण नहीं है। तो जीव संख्या का गुण है मृत्यु दर, लिंग अनुपात और जन्म दर। यहाँ पर जो जाति परस्पर क्रिया है वो जीव संख्या का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो 61 मिनट हो चुकी हैं, 1 घंटे से 2 मिनट ऊपर ही हो चुकी हैं और हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सिट्रिक अम्ल चक्र में एक घुमाव के में कार्य द्रव स्तर फ्लोरिनेशन की संख्या क्या होती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, हमने किस में पढ़ा था? क्रेब्स चक्र में, या फिर हम उसको कहते हैं सिट्रिक अम्ल चक्र। तो आपको नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं क्रेब्स चक्र बायोगुरु, तो आपके सामने वो वीडियो खुल जाएगी, उसमें आप सबसे सारी क्रिया देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा हुआ है फ्लोरिनेशन कहाँ पर होता है, फ्लोरिनेशन कितनी होती है। तो फ्लोरिनेशन हमने पढ़ा है, फ्लोरिनेशन किसे कहते हैं? जब भी कोई फास्फेट का लफड़ा होता है, जहां पर भी फास्फेट का लफड़ा होता है उसको हम कहते हैं फ्लोरिनेशन। तो इसमें पूछ रहा है सिट्रिक अम्ल में फास्फेट के कितने लफड़े हैं, या फिर फास्फोरिलेशन कितनी बार होता है? तो इसमें केवल एक बार ही होता है। वो कहाँ पर होता है, यदि ये पूछे कि वो कहाँ पर होता है तो इसमें हम एक बार रफ कर देते हैं, क्योंकि बड़ा बोर्ड नहीं है, फ़ोन में पढ़ा रहे हैं। फ़ोन में देखिए कितनी बार होता है, कहाँ पर होता है। जो सक्सिनिकल
कोएंजाइम है। तो यहाँ पर सक्सिनिकल, इससे ऐसे समझ लीजिए सक्सिनिकल, उसके बाद में कोएंजाइम ए, सक्सिनिकल कोएंजाइम ए जब सक्सीनेट में बदलता है, सक्सीनेट में बदलता है, तो यहाँ पर एक फास्फोरस का लफड़ा होता है। क्या होता है कि जीडीपी है, यहाँ पर क्या होता है, जो सक्सिनिकल कोएंजाइम है वो जब सक्सीनेट में बदलता है, तो यहाँ पर एक बार फोन आ रहा है, मैं एक बार रोक रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सीनेट में बदल जाता है, तो यहाँ पर सक्सीनेट में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक फास्फोरस का फास्फेट का लफड़ा होता है। लफड़ा क्या होता है कि जो गिनेडो जीडीपी है उसमें एक फास्फेट यहाँ से आ जाता है, यहाँ से एक फास्फेट निकल जाता है और जीडीपी के साथ जुड़ जाता है और ये बना लेता है जीटीपी, यानी गेनेडोट्रोपिन डाई फास्फेट है, उसमें एक फास्फेट आ जाता है और गेनेडोट्रोपिन ट्राई फास्फेट बदल जाता है। तो ये जो फास्फेट यहाँ से निकला है, ये कहाँ से निकलता है, इस तरह, ये जो सक्सीनेट कोएंजाइम ए है यहाँ से निकलता है और ये बना लेता है सक्सीनेट। तो यहाँ पर एक बार फास्फेट जो है वो बाहर निकल गया है, यानी फास्फोरिलेशन हो गया है। उसके बाद में पूरे सिट्रिक अम्ल चक्र में, क्रेब्स चक्र में एक बार भी फास्फेट बाहर नहीं निकलता है, केवल यहीं पर एक फास्फोरिलेशन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, काफी आसान क्वेश्चन दिख रहा है। मानव पाचन तंत्र में संदर्भित सही कथन का चयन करो। ऑप्शन है क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित सही भाग है, कुंडलित भाग होता है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत जो होती है वो बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है, तभी तो उसमें अवशोषण और पाचन का कार्य आसानी से होता है। अगला है कृमि रूपी परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होती है, ये गलत है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है। क्षुद्रांत छोटी आंत में खुलता है, क्षुद्रांत तो होती छोटी आंत है, तो ये छोटी आंत में कैसे खुलेगा, ये भी गलत है। अगला है सिरोसा आहार नाल का सबसे अंदर वाली परत होती है, ये भी गलत है। सिरोसा तो बाहर की पाई जाती है, उसके अंदर मस्कुलैरिस होती है और फिर सब म्यूकोजा और अंदर ही अंदर म्यूकोजा होती है। तो यहाँ पर सिरोसा जो है वो बाहर की होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है अंदर ही अंदर, तो बिल्कुल गलत है, पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियों जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन है ICSI एवं ZIF गिफ्ट और ICSI, ZIFT और IUT, GIFT और ZIFT। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ZIFT और IUT। तो इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ZIFT और IUT में, तो ZIFT में हम कह सकते हैं पात्रीय निषेचन होता है, यानी इन विट्रो प्रोसेसन होता है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वहाँ से निकाला जाता है उसका अंडाणु, एग निकाला जाता है, एग कोशिका, एग जो होता है वो निकाला जाता है, और मेल से निकाला जाता है शुक्राणु। इसको हम किससे दर्शाएं, शुक्राणु को हम कहते हैं स्पर्म, तो एस से इसको दर्शा देते हैं। तो फीमेल से एग निकाला जाता है, मेल से स्पर्म निकाला जाता है, बाहर तरल माध्यम में इन दोनों के अंदर फ्यूजन करवाया जाता है, ना कि फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल के अंदर नहीं करवाया जाता है, यहाँ पर इनका निकाला जाता है, मेल का निकाला जाता है, और जो तरल माध्यम है उसमें छोड़ दिया जाता है। मान लो ये तरल माध्यम है, इसमें छोड़ दिया जाता है। अब ये एग सेल है और ये स्पर्म सेल है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन कर लेंगे और जो एम्ब्रियो बनेगा, तो यहाँ पर कट कर रहा हूँ, तो एग सेल और जब स्पर्म सेल तरल माध्यम में होते हैं और दोनों फ्यूजन करते हैं, और जाइगोट जब बनता है तो जो भ्रूण बनता है उसको फीमेल बॉडी के अंदर वापस से डाल दिया जाता है। अब वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होने लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ZIFT। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर सकती उनके अंदर भी भ्रूण को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें ZIFT हो गया। तो इसमें पहला ZIFT सब में दे रखा है,
केवल दूसरे में नहीं रखा। उसके बाद में IUT के बारे में जानना था मैं। IUT की फुल फॉर्म तो वैसे होती है, IUT की फुल फॉर्म इंट्रावोलेट टर्बियो में ऐसी ही कुछ होती है। IUT आप सर्च मार ली नेट पे, आपके पास नेट है। IUT में क्या होता है, IUT में जो स्पर्म है इसमें केवल मेल बॉडी जो है उसके अंदर से स्पर्म निकाले जाते हैं, और वो जो स्पर्म होते हैं सारे स्पर्म होते हैं उनमें से अच्छे अच्छे जो स्पर्म होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के जो स्पर्म होते हैं जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, उन्हीं स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाता है। सॉरी, पिछले में हमने क्या पढ़ाया था, अभी ZIFT में मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। अब ये पीछे हमने पढ़ा है जाइगोट जब बनता है तो उसे मेल बॉडी के अंदर डाल दिया, मेल बॉडी के नहीं फीमेल बॉडी के अंदर डाल दिया, फिर वहीं पर डेवलप होता है। और यहाँ पर IUT में भी ऐसे ही होता है, जो बढ़िया क्वालिटी के स्पर्म है जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं उन्हें फीमेल बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, और फीमेल बॉडी के अंदर वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं और वहाँ पर भ्रूण बन जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा ZIFT और IUT के द्वारा हम भ्रूण को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पाद और नेट प्राथमिक उत्पाद में संबंध में क्या संबंध है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इसमें सही बताना है कौन कौन सा सही है, सकल प्राथमिक उत्पाद और नेट प्राथमिक उत्पाद। तो इसमें सकल प्राथमिक उत्पाद और नेट प्राथमिक उत्पाद एक ही है और अभिन्न है, तो ये बिल्कुल गलत है, एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला है, सकल प्राथमिक उत्पाद और नेट प्राथमिक उत्पाद के बीच कोई संबंध नहीं होता, ये भी गलत है, संबंध होता है उनके अंदर क्या संबंध होता है कि जो नेट प्राथमिक उत्पाद है वो होता है सकल प्राथमिक उत्पाद, यानी कि जिसे हम कहते हैं GPP सकल प्राथमिक उत्पाद, सकल उत्पाद प्लस APP प्लस जो हम श्वसन के लिए जो उपयोग भोजन लेते हैं उनमें जो ऑक्सीकरण लगता है वो। तो इसमें होता क्या है, नेट प्राथमिक उत्पाद बराबर सकल प्राथमिक उत्पाद यानी GPP प्लस APP, और जो भोजन हम उपयोग में लेते हैं वो श्वसन के लिए जो भोजन उपयोग में लेते हैं वो वाला। तो इन तीनों को मिलाकर हम नेट प्राथमिक उत्पाद बनाते हैं। तो इन दोनों के अंदर संबंध हो गया, तो ये भी गलत है और पहला भी गलत है। उसके बाद में सकल प्राथमिक उत्पाद सदैव नेट प्राथमिक उत्पाद से कम होती है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, सकल प्राथमिक उत्पाद सदैव नेट प्राथमिक उत्पाद से अधिक हो सकती है, तो ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि नेट प्राथमिक उत्पाद किसके बराबर होता है, सकल प्राथमिक उत्पाद प्लस APP प्लस जो हम भोजन उपयोग में लेते हैं श्वसन के लिए वो। तो यहाँ पर सकल प्राथमिक उत्पाद जो है वो हमेशा नेट प्राथमिक उत्पाद से कम होगी। आप थोड़ा मैथमेटिक्स लगाकर देखिए तो उसमें कम ही आएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 43वां, उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसकी तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है और गन्ने की फसल में पैदावार बढ़ती है। तो ये सब सारी चीज़ें हमको पता है, पादप हार्मोन में हम पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 जिब्रेलिन जो होता है वो एक वृद्धि नियंत्रक होता है, वृद्धि रुकावट हार्मोन नियंत्रक हार्मोन होता है, और उसके साथ ही वो वृद्धि करवाता है। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है गन्ने की फसल, तो गन्ने की फसल में ये वृद्धि करवाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीयक उपापचय जैसे कि निकोटीन, सिट्रीन, कैफीन को पौधे के द्वारा उनके लिए क्यों उत्पादित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है यानी जो निकोटीन वगैरह होते हैं, कैफीन होते हैं, वो पौधों के द्वारा क्यों उत्पादित किया जाता है, पौधे उन्हें क्यों उत्पादित करते हैं। ऑप्शन है रक्षा पर असर, प्रजनन प्रभाव, पोषण में उपयोग, वृद्धि पर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रक्षा पर असर होता है उनके। अगला और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45 के बाद में जो क्वेश्चन है बचे हुए 45 बायोलॉजी के, वो हम अगली वीडियो में कराएंगे अगर आप कहेंगे तो, वरना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके 100 से ज़्यादा कमेंट आते हैं और 1000 से ज़्यादा वीडियो पर लाइक आते हैं तो ज़रूर करवाएंगे अगली वीडियो भी। अगर आप देख रहे हो और अगर अभी तक नहीं हुए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और उनको भी कह दीजिए कि लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें ताकि हम अगला भी डाल सकें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रमोट मिलता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सही मिलान का चयन करो। ऑप्शन है दात्र कोशिका अरक्तता, थैलेमिया, हिपोफीलिया, फेनिक्रोटा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है दात्र कोशिका अरक्तता, तो ये बिल्कुल सही है। ए लिंग क्रोमोसोम है, यानी जो क्रोमोसोम, सॉरी यहाँ पर पेंसिल नहीं है, यानी जो लास्ट के क्रोमोसोम होते हैं 45 44 वे, वो दात्र कोशिका रक्तता करते हैं। एलिंग क्रोमोसोम होते हैं, अप्रभावी होते हैं क्रोमोसोम 11। तो बिल्कुल राइट है पहला ऑप्शन, दात्र कोशिका रक्तता। वैसे अभी हमने ये सारे गुणसूत्र 46 गुणसूत्र हैं, उनकी वीडियो नहीं बनाई है, तो देखेंगे वीडियो बनाने की। तो सेकंड है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन राइट है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा पहला। दूसरा भी देख लेते हैं, थैलियोमिया एक्स संलग्न, बिल्कुल गलत है, एक्स संलग्न नहीं होता है। हीमोफीलिया वाई संलग्न नहीं होता है, एक्स संलग्न होता है हीमोफीलिया। उसके बाद में फेनिकुलेटा एलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी दात्र कोशिका अरक्तता। तो आज की हमारी नीट 2020 बायोलॉजी का आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 1 घंटे 14-15 मिनट की हो चुकी है। तो आज के लिए केवल उतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आप 1000 लाइक और 100 कमेंट जल्दी ही कर देंगे।